बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैंने कहा सूरज तो निकला नहीं है तो मैं ही सूरज का रंग जो है पहन लूं, इसलिए कि आज इतनी धुंध है लाहौर में जो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है, हम सोच नहीं रहे थे, बारिश इतनी हुई और उसके बाद फिर भी धुंध है। और कल सारा दिन बारिश होती, सारा दिन और रात को भी हम कह सकते हैं, जब तक आंख मेरी जब मैं जाग रही थी बादल गरज रहे थे और जिसे कहते हैं ना धुआंधार बारिश चल रही थी। और उसके बाद बड़ी उम्मीद थी कि सुबह जरा सूरज निकला होगा, सनी डे होगा, लेकिन धुंध का राज है। धुंध का राज है, लेकिन बारिश अगर नहीं हुई ना फरा तो एक जगह पे नहीं, वो है न्यूजीलैंड। वहाँ पे पाकिस्तान मैच हार चुका हुआ है। और जिस तरह से कल हम फरा प्रोग्राम में जाते जाते बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कल जब हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे होंगे पाकिस्तान मैच हार चुका होगा, और पाकिस्तान ने बिल्कुल मायूस नहीं किया। अब हाँ देखे ना, वो हमजा ने आज बैठते ही मुझे देखा, मैंने कहा था ना कि सुबह जब हम शो शुरू करे होंगे तो हम हार चुके होंगे, तो मैंने कहा हमजा कोई अच्छी बात ही बोल दिया करो ना कि ऐसा होता है हमजा, कभी कभी ना हमारी कहीं भी बात पूरी हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। मैंने प्रेडिक्ट वो नहीं किया था कि देखना ये हो जाएगा, मैंने कहा था कि ये लग रहा है, नजर आ रहा है कि ये हो जाएगा, तो ये हो गया। पाकिस्तान मैच हार गया। सारे दिल जो हैं वो दुखे हुए हैं जिन्होंने देखा है। और फरा पहले जब न्यूजीलैंड में मैचेस होते थे ना, रात 3 बजे उठ के देखते थे टेस्ट मैचेस, लेकिन इस दफ़ा मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो कह रहा हो कि मैं रात को 3 बजे से देख रहा हूँ, उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, तो ये एक लॉस है। चले कोई बात नहीं, इसको दिल पे नहीं लेना, इसलिए कि एक नए दिन का आगाज़ हो रहा है और हम भी आगाज़ करेंगे अपने प्रोग्राम का टॉप स्टोरीज के साथ। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 12 बरस से सूबा सिंध के सियाह सफ़ेद की मालिक बिलावल जरदारी की फिर भी कराची में अवाम के हकूक़ के गज़ब किए जाने का शिकवा MQM पर तनकीद करते हुए कहा, हर हुकूमत का हिस्सा रहने वालों ने अवाम के लिए कुछ भी ना किया, पता नहीं MQM किस मजबूरी के तहत हुकूमत के साथ है। कोरोना वायरस के हवाले से अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। मुल्क में वबा के केसेस और अमवात में कमी। वफाकी काबीना ने इंसदादे कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की इजाज़त दे दी। पेपरा रूल से इस्तिस्ना। कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी छूट। सरबरा कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है वैक्सीन की 12 लाख खुराक का ऑर्डर दे दिया गया। सूबा सिंध के कोर्ट्स में अलहदगी के केसेस में 700% इजाफा। साल 2020 के दौरान केसेस में रिकॉर्ड इजाफा। साल 2019 में सूबा भर में खुला के 632 मुकदमात दायर किए गए। साल 2020 में लगभग 5198 खवातीन ने खुला के लिए रुजू किया, जिनमें से 4000 से ज़ायद खवातीन का ताल्लुक कराची से है। बीएड ना करने वाले असातिज़ा की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। हुकूमत पंजाब ने असातिज़ा को बीएड करने के लिए 1 साल की मोहलत दे दी, जिसके बाद बीएड ना करने वाले असातिज़ा को फारिग कर दिया जाएगा। पहले भी असातिज़ा को मुतअद्दिद बार डेडलाइंस दी जा चुकी हैं। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले बात तो होगी मैच की ही कि पाकिस्तानी टीम ने वहाँ पर क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए था। और अब सब लोग बात कर रहे हैं तब्दीली की कि पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट में और खिलाड़ियों में तब्दीली आनी चाहिए। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं हाफिज़ इमरान को क्या लगा। हाफिज़ इमरान साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो अच्छी मॉर्निंग नहीं है क्रिकेट फैंस के लिए, आप क्या देखते हैं, क्या यकीनी था कि एक इनिंग्स की शिकस्त होने जा रही है, हमने क्या कोताहियां की? बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। और लाहौर वालों के लिए तो अच्छी सुबह, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखिए बहुत अफसोसनाक है और बहुत परेशान है पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी। देखिए जो ये वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा रही थी कि ये पाकिस्तान के नए खिलाड़ी हैं जिसके ऊपर हम एक ऐसी इमारत तामीर करेंगे जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। आपकी खराब कारकर्दगी होती है, एक आपकी मुसलसल खराब कारकर्दगी होती है और एक आपकी कारकर्दगी जमूद का शिकार होती है। यहाँ पर आपको तीनों चीजें नजर आती हैं। कारकर्दगी जमूद का शिकार भी है,
आपकी कारकर्दगी खराब भी है और फिर मुसलसल खराब भी है। जब ये तीनों पहलू आप देखते हैं तो फिर आपको कोई एक अच्छी चीज नजर नहीं आती। हम हार जीत खेल का हिस्सा है, हारते भी हैं जीतते भी हैं, लेकिन ये जो इतनी मार पड़ती है ये जाहिर करती है कि आपके निज़ाम में भी खराबियां हैं, आपकी सिलेक्शन में भी खराबियां हैं, आपकी सलाहियत और काबिलियत में भी उतनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं हैं कि आप दुनिया का मुकाबला कर सकें। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि आप जफर गौहर को आपने टेस्ट डेब्यू करवा दिया एक ऐसी जगह पर जहां पर मुश्किल होता है। अमूमी तौर पर दुनिया ये देखती है कि जब आपकी होम सीरीज होती है वहां पर नए खिलाड़ियों को आप टेस्ट डेब्यू करवाते हैं, चूंकि वो उनकी कंडीशंस बड़ी पढ़ी लिखी होती हैं, समझी बूझी होती हैं उनकी, उनसे उनके आती होती है, तो उनको परफॉर्म करने में जरा आसानी रहती है। तो इब्तदाई तौर पर जब आप मुवाफिक हालात में खेलते हैं और रन करते हैं तो आपका एतमाद बढ़ता है, तो फिर आप मुश्किल हालात में जाकर खेलने के लिए तैयार होते हैं या ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सिलेक्शन की जो खामियां हैं प्लेइंग 11 की, वहां पर भी बहुत ज्यादा सवालिया निशानात हैं। और उसके साथ साथ जब आप स्क्वाड का ऐलान करते हैं, आप भले आप 16 का करें, 32 का करें या 132 का करें, उसमें भी यहाँ पर खराबियां नजर आती हैं कि जो खिलाड़ी T20 फॉर्मेट के लिए सूट करता है आप उसे टेस्ट मैच खिला देते हैं, और जो टेस्ट मैच के लिए ज्यादा मुनासिब होता है आप उसे T20 खिलाकर उसकी बिल्कुल गेम के अगेंस्ट, नेचर के अगेंस्ट जब उसको मौका देते हैं तो उसके भी नुकसानात ही होते हैं। फिर जब आपकी ट्रेनिंग, मेरा ख्याल है कि जहाँ पर हम ट्रेनिंग की बात करते हैं ना कि आपने डिफरेंट पिचेस के ऊपर या डिफिकल्ट पिचेस के ऊपर जाकर खेलना था, तो आपके बैट्समैन उस तरह से तैयार ही नहीं थे। देखिए किस तरह से बॉल पड़ के अंदर या बाहर निकलता है, तो वो लेट आ रहे हैं। लेट आने का मतलब ये है कि उन्होंने उससे पहले उसकी तैयारी नहीं की कि उनका फ्रंट फुट क्या होना चाहिए, उनकी फीट मूवमेंट किस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाफिज इमरान साहब, हमें ये बताइएगा कि हमारे पास डोमेस्टिक में टैलेंट ही मौजूद नहीं है कि हमें एक सेंचुरी करने वाले प्लेयर को मजीद 10 मैचेस में खिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अगले 10 मैचेस में वो जो भी स्कोर कर रहा है डबल फिगर्स में जा रहा है नहीं जा रहा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। शान मसूद की परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने पहले 3 लगातार सेंचुरीज की, बाद में 7-0 है उनके। देखिए हम जब टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है इन परफॉर्मेंस। जब आप टैलेंट लेकर, आपको 14 साल के बच्चे टैलेंट आ जाएगा, लेकिन क्या वो 14 साल के बच्चे को आप पाकिस्तान खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं। आपने उसे प्रोसेस में डालना है। हम प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते। हमने तो यहाँ पर जूनियर क्रिकेट में भी ओपन ट्रायल्स का मामला शुरू कर दिया है। टैलेंट को आपने जब तक उसको एक प्रोसेस में डालकर उसको तैयार करेंगे, उसको कुंदन नहीं बनाएंगे कि वो बैन अवी सतह पर दुनिया के बेहतरीन टीमों और खतरनाक खिलाड़ियों का मुकाबला कर सके, उस वक्त तक कारकर्दगी में तसलसल या अच्छी कारकर्दगी के बारे में सोचना या ख्याल रखना ये बड़ा गलत है। हमें जो अच्छा लगता है कोच को या सिलेक्टर्स की आंखों को जो भला मालूम होता है वो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि आपके निजाम में इससे बेहतर या खिलाड़ी जो मुसलसल कर रहे हैं, जिनका हक बनता है कि उनको टीम में लाया जाए, उनको वो नहीं लाते हैं। फवाद आलम की मिसाल सबके सामने कि 11 साल तक एक खिलाड़ी परफॉर्म करता रहा। सिलेक्शन के मसाइल मौजूद हैं। हाफिज इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपका दिल दुखा हुआ है, हम सबका दिल दुखा है। पाकिस्तान ने फाइट ही नहीं की। अगर आप फाइट करके हार रहे हो तो फिर भी लगता है अच्छा पहले मैच में आपने कोशिश की, आप मैच बचा रहे थे, लेकिन चलें फिर भी थोड़ा सा लेवरेज था जो पाकिस्तानी टीम को दिया गया। दूसरे मैच में तो गुंजाइश ही नहीं है। इस टेस्ट ने ये बड़ा क्लियर साबित किया है कि जो मैचेस खेले जाते हैं ना पवेलियन से बाहर, वो बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल कि टीम की जो सिलेक्शन, टीम की जो फॉर्मेशन है, जब तक टीम ही जेलन नहीं होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहाल नहीं होगा, उनके अंदर उनको एक पॉलिसी नहीं बताई जाएगी, वो उनकी लाइन नहीं होगी कि आपने किस तरह से खेलना है, कहाँ पे आपने। और जो हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी हमजा, देयर वाज नो इंडिविजुअल प्लानिंग। उन्होंने इंडिविजुअल प्ले भी किया है। उनको पता था कि कौन सा प्लेयर हमारा जो कहाँ पे खेलता है, उसको कहाँ बॉल करानी है और उसके फील्ड कहाँ प्लेस करनी है। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसे नजर आए जैसे हम घर में कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम क्लब क्रिकेट खेल रहे थे और वही हाल हुआ जो क्लब क्रिकेट का न्यूजीलैंड को करना चाहिए था।
वहाँ पर जो गर्मा गर्मी रही है न्यूजीलैंड में, पाकिस्तानी टीम बहुत ही ठंडे माहौल में जो है ना आराम से हार गई है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो है ना फरा साथ साथ गर्म हो रही है, उसका भी तस्करा कर लेना चाहिए। खासी गर्मा गर्म है भाई, इसलिए कि ये मौसम होते ही वैसे पाकिस्तानी सियासत की गर्मी के हैं। और जो लेटेस्ट इसके बारे में बातचीत है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता 12 बरस से सूबा सिंध के स्याह सफ़ेद की मालिक है, लेकिन पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी शिकवा कर रहे हैं कि कराची के अवाम के हकूक़ गज़ब किए जा रहे हैं। ज़िला कोरंगी में उन्होंने ये बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिशरमैन चुरंगी और अतराफ़ की जो सड़क की इफ्तिताई तकरीब थी उससे खिताब कर रहे थे। उन्होंने MQM को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अफसोस की बात है कि ज़माने से जो लोग यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं वो हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं मगर अपने अवाम और अपने शहर को उसका हिस्सा नहीं दिलवा सके। यानी वो कह रहे हैं कि वो वफाक से लें और कराची को दें। और MQM के नुमाइंदे जो हैं मेरी पैदाइश से पहले से सिलेक्ट होते रहे, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। उनसे पूछें कोरंगी के लिए क्या किया। चेयरमैन PPP ने कहा कि MQM के नज़रिए और सियासत के मुताबिक उसका हुकूमत के साथ मज़ीद एक दिन रहना अवाम का मुतालबा नहीं। पता नहीं MQM किस मजबूरी के तहत हुकूमत के साथ खड़ी है। लेकिन क्या मजबूरी होगी, वो किसके साथ जाएं MQM वाले, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएं जिनके साथ पहले थे और कराची के हालात नहीं बदले। खैर MQM के वोटों की वजह से हुकूमत कायम है, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आप अपनी मजबूरी के बजाय आवाम की मजबूरी के बारे में सोचें। उन्होंने वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के मज़े लेने वाले कराची के अवाम की तरफ भी ध्यान दें। पता नहीं वो किसके बारे में कह रहे थे लेकिन आयरनी ऑफ द मैटर ये है कि चेयरमैन सेनेट जो है ना वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो हमें बताएं उस मजबूरी के बारे में कि जिसकी वजह से वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इस्तीफे नहीं देना चाहते। सो मजबूरियों का ये जो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है ना, वो सब एक दूसरे की मजबूरी पूछ रहे हैं, अपनी कोई नहीं बताता। MQM से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि आपने कराची के लिए क्यों कुछ नहीं किया। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्ज़वारी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। फैसल सब्ज़वारी साहब, पहले दिएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा। मेरा समझ से बाहर है। उनका अपना बेस के मुताबिक, अपना सियासत के मुताबिक इस हुकूमत के साथ एक दिन में मज़ीद रहना तो अपने अवाम के, अपने वोटर के डिमांड नहीं है। पता नहीं किस मजबूरी के मुताबिक वो आज तक इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। इसलिए कि जितने टाइम वो देते हैं, हर दिन जो वो इस हुकूमत के साथ देते हैं, तो उनके वोटों की वजह से ये हुकूमत कायम है। जी फैसल सब्ज़वारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि कराची के अवाम के हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं। गुज़श्ता दिहाई के दौरान MQM मेयरशिप समेत कई बार सिंध हुकूमत का हिस्सा भी रही है। ऐसे में कराची की तबाहाली का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या MQM नहीं है? असल में बिलावल साहब को जिसने तकरीर लिख के दी उसने उनको ये बताना भूल गया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि कराची के हुकूक गस्ब किए गए हैं, लेकिन वो गस्ब करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी सूबाई हुकूमत है। 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। बिलावल साहब उसके चेयरमैन हैं, उन पर बराह रास्त जिम्मेदारी आयद होती है। कई हजार अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में सिंध हुकूमत ने अपने खातों में दिखाए हैं। उसका 90% से ज्यादा कराची शहर ने कमा कर दिया, लेकिन कराची शहर में कोई कई सौ अरब रुपए भी ये नहीं लगा सके, ना इन्होंने लगाए हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 2 वर्षों में 1600 अरब रुपए मिले वफाकी हुकूमत को कौमी मालियाती कमीशन से सिंध का हिस्सा। उसका 90% कराची शहर की वजह से मिला, लेकिन कराची को क्या दिया? उस 1600 का 160 भी नहीं दिया, यानी 10% भी नहीं देते कराची को, जहां से 90% कमाते हैं। यहाँ होना तो ये चाहिए था कि जिस आइन के आर्टिकल 18वीं तरमीम की दुहाई बिलावल साहब देते हैं इस्लामाबाद में बैठकर, उसी आइन के में आर्टिकल 140A है जो ये कहता है कि बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती हुकूमतें होंगी जिनके पास पानी का इख्तियार होगा, सीवरेज का होगा, मास्टर प्लान होगा, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी की सारी चीजें होंगी। बिलावल साहब की हुकूमत ने किया ये सारे हुकूक सल्ब कर ली, उन्होंने ये सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए। अच्छा, काम फिर भी नहीं किया इन्होंने, यानी पैसे कमा रहे कराची शहर से, दे कुछ नहीं रहे। जब आप पैसे नहीं देंगे और खजाने के पैसे आपकी JITओं से, शुगर मिलों में, फालूदे वाले ठेले वालों के पास से निकलेंगे, तो फिर वही हाल होगा जो कराची शहर पीपल्स पार्टी ने किया है। ठीक है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने ये भी तो कहा है ना कि जो लोग कराची से मुंतखब होते रहे वो हर हुकूमत का हिस्सा तो रहे हैं, लेकिन अपने अवाम और अपने शहर को उसका हिस्सा नहीं दिलवा सके। आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है कि MQM अपनी अवाम को उसका हिस्सा नहीं दिलवा सकी और हुकूमत का हिस्सा जो है मुस्तकिल रही? देखिए, ये बड़े मज़ाकी की बात है। मैं फिर ये कहूँगा, बिलावल साहब की जो तकरीर लिख कर देते हैं वो उनके साथ शरारत करते हैं, उनको सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री बताते नहीं है।
पहली बात तो ये है कि एमक्यूएम के लोग मुंतखब होते रहे। भुट्टो साहब की तरीके से अपने मुखालिफिन को अगवा करके बिला मुकाबला नहीं मुंतखब हुए, बल्कि वोट लेकर मुंतखब हुए। उन्हीं वोटों के तुफैल की वजह से इनकी वालदा बेनज़ीर साहिबा, इनके वालिद आसिफ जरदारी साहब, दोनों को हमारे मरकजी दफ्तर आना पड़ा और उन वोटों के तुफैल इनकी वज़ारत उस्मा बनी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि तो कराची के वोटर को पता है कि एमक्यूएम ने उनका कितना हक़ नुमाइंदगी अदा किया है और आज भी कर रही है। आज भी सबसे फाल तौर के ऊपर शहरी सिंध का और कराची का मुकदमा अगर कोई सियासी जमात उठाती है तो वो पाकिस्तान है, और यही वजह है कि हमारा वोटर हम पर एतमाद। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक दूसरे को जिम्मेदार करार देने वाला, ना खत्म होने वाला सिलसिला है। एमक्यूएम क्या समझती है मौजूदा हालात में कराची के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? इन मसाइल का कोई सियासी हल एमक्यूएम के पास है? आइन की और कानून की हुक्मरानी से कराची का हल निकलता है। आइन ये कहता है कि मर्दमशुमारी होगी, कानून ये कहता है कि फेयर होना चाहिए हर काम, मर्दमशुमारी दुरुस्त तरीके से करें, दुरुस्त गिने कराची वालों को, उनको उसकी आबादी के हिसाब से वसाइल। आइन ये कहता है कि मुलाजमत, सरकारी मुलाजमतों में किसी के साथ इलाके की बुनियाद के ऊपर तफरीक नहीं की जाएगी और ग्रेड 1 से 15 की मुलाजमतें मकामी लोगों को मिलेंगी। सिंध की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ग्रेड 1 से 15 तक की मुलाजमतें कराची वालों से छीन चुकी है। इन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर के जरिए जाली डोमिसाइल बनवा के शहरी सिंध के कोटे को हड़प कर लिया है। आइन ये कहता है कि बाइख्तियार और बावसाइल बल्दियाती हुकूमतें होंगी, उनके पास पैसे भी होंगे, उनके पास इख्तियारात भी होंगे, वो निजाम दें तो आइन और कानून की हुक्मरानी में ही कराची का मसला हल होगा। बसूरत दीगर इस्लामाबाद बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रूप दिखाए, सिंध में आकर सिंध पीपल्स पार्टी बन जाए, इस्लामाबाद में बैठ के जमहूरियत के चैंपियन बने, यहाँ पर नस्ल परस्ती के चैंपियन बन जाए, तो इस तरीके से कराची का क्या सिंध भर का मसला हल नहीं। बिल्कुल सही फैसल सब्ज़वारी साहब, ये आपका कहना है कि कराची की बदहाली में सिंध हुकूमत असल जिम्मेदार है। अगर ये मान भी लिया जाए तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी लेनी होगी ना। सारा मसला ये ब्लेम गेम के साथ तो नहीं हल हो सकता। एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल के क्या आप दोनों बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? भाई, हिस्सा बकदरे जुस्सा के मिज़ाज, मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के ऊपर तैयार हूं और लेता हूं, लेकिन आइन क्या कहता है आपका? आपके कवानीन क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वजीर आला के पास, किसी सूबाई वजीर के पास नहीं होती। ये जितनी BRTs बनी है, आप कहते हैं कराची में बसें नहीं चली, तो ये एमक्यूएम के मेयर का नुकसान की वजह से हुआ है। ये BRT पेशावर के मेयर ने चलाई, लाहौर की मेट्रो लाहौर के मेयर ने बनाई थी, मुल्तान की मेट्रो या पिंडी की मेट्रो मेयर ने बनाई है? नहीं, वज़ीर आला ने बनाई है। सिंध के वज़ीर आला ने क्या किया है? 13 साल में 13 बसें नहीं दी। पानी का मसला है, ये मुल्क भर में जो उनके शहरों को पानी मिल रहा होता है या बड़ी सड़कों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वहां के मेयर करते हैं? नहीं, वहां के वज़ीर आला करते हैं, वहां की सूबाई हुकूमतें करती हैं। हाँ, यकीनन एमक्यूएम ने भी माजी में पीपल्स पार्टी के साथ एक इंतहाई नामुनासिब अरेंजमेंट में कोalition में जाके मैं समझता हूँ ब्लंडर किया था, उसका हमें नुकसान भी हुआ है, और जहां जहां मैंने गलती की है मैं उसको मानने पर तैयार हूँ। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम के MPs MNAs कराची से जीतते रहे और उसकी बुनियाद के ऊपर यहाँ पर काया पलट हो जाती, तो नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तहत सारे पैसे सूबाई खजाने में आते हैं, MP MNAs को नहीं मिल रहे होते। इन्होंने तो एमक्यूएम के MPs को 2013 से लेकर आज तक 7 बरस हो गए, एक टेढ़ी पाई नहीं दी है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कि वो जाके अपने हल्के के लोगों की कोई तरक्याती काम। बिल्कुल ठीक है फैसल सब्ज़वारी साहब, चलें, पीपल्स पार्टी ने तो कराची की तरक्की में आपका साथ नहीं दिया, लेकिन क्या आप फिर से गलती तो नहीं कर रहे? तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत इस वक्त कराची के मसाइल हल करने में क्या आपके साथ है? वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप लोगों के मसाइल हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या फिर से आप ये कहेंगे हमसे गलती हो गई? भाई, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ को तो इस सवाल का जवाब देना है कि जितनी उनकी सीटें दिखाई गई हैं कराची से 14 कौमी असेंबली की, आया वो इन इलाके के लोगों के साथ भी हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा उनको जवाब देना है। और एमक्यूएम तो उनसे बार बार यही मुतालबा करती है कि आप अपने दायरे इख्तियार से बढ़कर कराची शहर की खिदमत करें, लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त,
अगेन मैं आइन की और कानून की बात करूंगा। अगर आज मिसाल के तौर पर वफाक में होती पीपल्स पार्टी की हुकूमत और सूबे में होती तहरीक इंसाफ की, तो मैं सवाल तहरीक इंसाफ से करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी वफाक की हुकूमत से नहीं करता, क्योंकि सारे इख्तियारात और वसाइल उस 18वीं तरमीम के बाद तो सूबों ने हड़प कर लिए हैं और शहरों को और जिला को देने के ऊपर वो आमादा नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके पास वजीर आजम तो हैं, उनके पास वजीर खजाना तो हैं, उनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर तो हैं, तो बहरहाल उन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और उसी की याद दहानी हम उनको बार बार इस कोलिशन में रहते हुए करवाते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत का हिस्सा है और सबके सामने है। मरदमशुमारी के ऊपर इख्तलाफात के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि हम अलहदा हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हमें दिखाई देती। तो इस पर रोशनी डालिए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप अवाम की हक़ नुमाइंदगी जो है उसका हक़ भी अदा नहीं कर पा रहे और उसके बावजूद हुकूमत के साथ। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि अगर आज MQM के MNAs कह देते हैं कि हमने तहरीक इंसाफ का हाथ छोड़ दिया कौमी असम्बली में, तो क्या होगा? तो वजीर आजम के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाएगा। कौन लाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यानी मैं तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद करूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर लूं कि जिन्हें सूबा सिंध में एक एक जिले में, कराची शहर में कोई तरक्याती काम करने से, लोगों के मसाइल हल करने से नहीं रोक रहा, लेकिन वो जाली डोमिसाइल बनवाते हैं, वो यहाँ पर हुकूक गस्ब करते हैं, वो यहाँ का फंड हड़प कर जाते हैं, वो यहाँ कोई काम नहीं होने देते। तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। काश उन्होंने लोगों की फलाह के लिए बिला तासुब काम करने की ठानी होती, तो हमारे पास भी इतनी सियासी गुंजाइश होती कि हम तहरीक इंसाफ से हटकर उनकी जानिब देख पाते। बहुत शुक्रिया फैसल सब्ज़वारी साहब, आप हमारे साथ रहे और गुफ्तगू कर रहे थे इस तमाम कराची के मसाइल के ऊपर। ये एक ना ख़त्म होने वाली शिकवा जवाब शिकवा की दास्तान है। सो अल्लाह करे कि ये ख़त्म हो और कराची के जो अवाम हैं उनको उनके मसाइल का हल मिले। बिल्कुल ऐसी है, और उन्होंने वही बात की कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वाकई सिंध में मौजूद है, 18वीं तरमीम की बात भी करते हैं। खैर वही बात है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, तो इस सिलसिले को थोड़ी देर के लिए ख़त्म करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अभी मैं हमजा से बात कर रही थी कि जिन इलाकों में ओलंपिक्स होता है ना हमजा, आप देखने वाले भी साथ हैं, तो आप वहाँ पर जो होती है ना पैदाइश बच्चों की, उसकी तादाद में इजाफा देखा जाता है और उनको ओलंपिक जनरेशन कहा जाता है। ये एक फिनोमिनन जो है ये नोन है पूरी दुनिया में, लेकिन अब कोविड जनरेशन भी हम कह सकते हैं, इसलिए कि लॉकडाउन के दौरान इंडिया में जो साल का पहला दिन था, रिकॉर्ड हिस्टोरिक नंबर ऑफ जिसे कहना चाहिए ना बर्थ्स रिकॉर्ड की गई हैं बच्चों की। यानी कि अब किसी की 1 जनवरी जो है बर्थडे हो तो उसको मजाक नहीं करना कि आपकी तो शायद पता ही नहीं थी तो 1 जनवरी होगी फिर। हाँ, क्योंकि हम मजाक करते हैं ना 1 जनवरी पे आधे आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो हैं उनकी सालगिरह होती है। सो ये जो कोविड है, ये जो पेंडेमिक है, यही इसके असरात होते हैं। एक तो होता है कि बीमारी है, उसकी वजह से खौफ की सूरत हाल होती है, उसका एक जॉबलेसनेस, जो लोगों की मुलाजमतें, बेरोजगारी, उसकी वजह से तंगी, परेशानी। एक उसका एक और एडिशनल फैक्टर है जो खानदानों को इकट्ठा करने की सूरत में भी निकल सकता है कि वक्त मिला इकट्ठे बैठे, या फिर उसका एक और इफेक्ट जो निकला जिसके ऊपर बहुत आवाज़ भी उठाएगी, वो था डोमेस्टिक वायलेंस, जिसके केसेस में इजाफा हुआ जब, और उसका रिलेशन ये निकाला गया कि जब मर्द के पास मुलाजमत नहीं होगी हमजा, तो फिर वो दबाव का शिकार होगा और उस दबाव को वो गलत तौर पे निकालता है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, उसका अपनी उस ज़हनी तनाव का शिकार करता है, तशद्दुद करता है। अब एक मामला जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहुत अहम मामला जो हमारी नज़र से गुजरा, जो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के अंदर जिस तरह से फरा जिक्र कर रही थी कि लॉकडाउन हुआ, फैमिलीज़ एक साथ रहीं, लेकिन इस दौरान सूबा सिंध फैमिली कोर्ट्स में दायर होने वाले खुला के जो केसेस हैं उनमें 700% से ज़ायद इजाफा हुआ है। 700% से ज़ायद इजाफा
खुला के केसेस में। और ये बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, ये बहुत बड़ी तादाद है जिसमें कि हम ये इजाफा देख रहे हैं। सरकारी आदाद शुमार को अगर देखा जाए तो पिछले 2 सालों में सूबा सिंध में ख़वातीन की जानिब से खुला के लगभग 5891 केसेस जो हैं दायर किए गए, लेकिन आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 के मुकाबले में साल 2020 के दौरान ख़वातीन की जानिब से घरेलू मसाइल के बाइस शोहर से खुला के केसेस दायर करने में 722% इजाफा है। जो भी एक्यूरेट, आप 700 वो कह रहे थे, 700 से ज़्यादा, 722 एग्जैक्टली 722 है उसमें। और आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में सूबे भर में खुला के 632 मुकदमात दायर किए गए थे। और अब हम आपको बताने लगे हैं जब 722% इजाफा हुआ साल 2020 में लगभग 5198 ख़वातीन ने शादी ख़त्म करने के लिए अदालतों से रुजू किया। ये हम सूबा सिंध की बात कर रहे हैं सर। और इनमें से भी अगर हम और नैरो डाउन इसे कर लें तो 4050 का ताल्लुक कराची के 5 अजला से है। जो एक तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, बड़ा शहर है, और चूँकि बड़ा शहर है और शहर है तो वहाँ पर ये देही कवानीन नहीं है, जरगे नहीं, इस तरह की मामलात नहीं है। सो लोग जो हैं वो अपने मसाइल के हल के लिए ख़वातीन रुजू करती हैं अदालत से। सो ये भी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन और क्या ऐसी वजूहात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ माहिर कानून फातिमा खान हमारे सामने। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फातिमा खान फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा ये जो सर्ज हम देख रहे हैं, ये जो नंबर्स में इजाफा हम देख रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इसका ताल्लुक कोई कोविड के साथ है, कोई वबा के साथ है, तशद्दुद के साथ है, अदम बर्दाश्त के साथ है, या ख़वातीन को अवेयरनेस आ गई है कि अगर मसाइल हों तो उसको सहते रहने के बजाय आप उसमें से अलहदगी इख्तियार कर लें? देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो खुला के जिस तरह के केसेस होते हैं उसकी रीजंस जो होती हैं मैं थोड़ी सी मेंशन करूंगी। मेजरली रीजंस क्या होती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आजकल की जो सूरत हाल है वो किस तरह से है। नॉर्मली तो इसमें देखिए मेंटेनेंस हो गया, जैसे खर्चा वगैरह बीवी को ना मिलना, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं हस्बैंड के कि वो वाइफ को प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दे पाते अपने मैरिज रिलेशनशिप में। इसके अलावा हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जिस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे पिछले दिनों, तो वो केसेस होते थे। और सबसे बड़ी जो रीज़न है जो कि कलेक्टिवली अगर हम देखें हर वक्त जो एक रीज़न हमें नज़र आती है वो है अदम बर्दाश्त की, इंटॉलरेंस की। रिलेशनशिप्स में टॉलरेंस नहीं होता। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो नॉर्मली खुला की तरफ लीड करती हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुला है क्या। देखिए, एक्चुअली होता ही है कि हस्बैंड के पास राइट टू डिवोर्स होता है, ख़वातीन के पास वो डिवोर्स का राइट नॉर्मली नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हस्बैंड वो राइट एट द टाइम ऑफ निकाह वाइफ को लिख के दे उसके निकाहनामे में। अगर वो राइट है ही नहीं उसके पास डिवोर्स के लिए, तो खुला इज़ अ प्रोसेस बेसिकली। खुला एक कोई वो नहीं है कि औरत जो है वो किसी भी टाइम खुद को डिवोर्स दे देगी और वो मैरिज रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। इट्स अ जुडिशियल वे टू डिवोर्स, और आप जुडिशियल जो है वो कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट आपको ग्रांट करती है। तो ये नॉर्मली एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसका नाम खुला है, जो औरतें आजकल इसकी तरफ जा रही हैं। और ड्यूरिंग पेंडेमिक जो आपने बात की, तो पेंडेमिक में इसकी रीजन मेजरली क्या थी खुला की, ख़वातीन क्यों कोर्ट्स की तरफ गई, उन्होंने क्यों कोर्ट से रुजू किया और इस तरह से अलहदगी इख्तियार की। उसकी वजह ये थी, सबसे बड़ी जो वजह थी कि हमारे सोशल बिहेवियर जो है वो इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। देखिए, पहले जो मर्द हजरात थे वो बाहर जाते थे, काम करते थे। अब ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हो गए, उनका ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड होता था। जिस तरह से लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते थे, तो ज़्यादा टाइम जब कपल्स का आपस में स्पेंड होना शुरू हुआ, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे भी ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत सी कॉल्स आई अनफॉर्चुनेटली कि जिसमें ख़वातीन की जो है वो काफ़ी अरसे की मैरिज थी, लाइक 5 साल, 6 साल, 7 साल भी इवन, तो उनके बीच भी काफ़ी झगड़े और इस किस्म की चीज़ें देखने को मिली। क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि ज़्यादा टाइम उनका आपस में घर में स्पेंड हो रहा था, तो वो एक दूसरे के आपस में उनके बिहेवियर्स चेंज हो रहे थे। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से गुस्सा एक बहुत ज़्यादा था, फिर डिप्रेशन भी इस टाइम के बीच में बहुत ज़्यादा आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ देखने में आई है कि खुला का रेट इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल ठीक है फातिमा, हम आपस में जब जिक्र कर रहे थे कल, डोमेस्टिक वायलेंस हमारे दिमाग में आ रहा था, जिस तरह से फरहान ने जिक्र भी किया, इंटॉलरेंस का आप जिक्र कर रही हैं, ये भी हमारे दिमाग में आ रहा था। मर्द का बेरोजगार हो जाना भी हमारे दिमाग में आ रहा था कि जब मर्द बेरोजगार हो गया, घर बैठ गया और फिर घर के मामलात में जब वो बात कर रहा है, तो क्या दोनों तरफ से बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई है?
देखिए, बर्दाश्त अनफॉर्चुनेटली ये जो जिस तरह से मैं केसेस को डील करती हूँ और जिस तरह मुझे पार्टीज डिफरेंट कॉल्स करती है, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि किस तरह से लोग, लेकिन मोस्टली जो रीजंस होती है वो हस्बैंड्स की तरफ से कोई ना कोई कमी होती है। जिस तरह मैंने पहले कहा, या तो वो खर्चे की तरफ से कुछ ना कुछ बीवी को जो है वो तंग कर रहे होते हैं कि उनको प्रॉपरली टाइम पे खर्चा नहीं दे रहे होते, बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे होते, खवातीन खुद जॉब करके जो है वो इन चक्रों में पड़ी होती हैं कि किसी तरह से घर का खर्च पूरा हो जाए, बच्चों का खर्चा पूरा हो जाए। फिर दूसरा, जो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात की, जो मर्द घर में ज्यादा हो गए, टाइम स्पेंड करने को ज्यादा बीवी से तंग आ गए, उनका इंटरेस्ट बाहर चला गया। अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारी सोशली चीजों का, सोशली ये चीजें जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा जो है डोमेस्टिक अब्यूज, अब डोमेस्टिक अब्यूज सिर्फ मारपीट नहीं है, समटाइम ऐसा भी होता है कि मर्द हजरात की तरफ से खवातीन को मेंटली तौर पे इतना वो दबाव का शिकार कर देते हैं, खवातीन को इतना जहनी दबाव देते हैं घर में चीजों में इंटरफेयर करके या कुछ भी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे एक और भी है जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, फैमिली इंटरफेरेंस का भी है। ये चीज़ भी मैं देखती हूँ कि फैमिलीज, इवन कपल्स को काफ़ी साल हो चुके होते हैं, लेकिन अगर वो एक घर के माहौल में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो फैमिलीज का या पेरेंट्स का जिसे कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा जो है वो इंटरफेरेंस होता है कपल के बीच में, कि वो किसी भी तरह से फूट डलवाने की कोशिश में, भाई इसने ये कर दिया वाइफ की वजह से, मतलब बहू के ऊपर ज़्यादा सास की नजर होती कि भाई उसकी फला। आर्बिट्रेशन हुआ करती थी, बड़े थे, मामला सुलझाने की कोशिश की जाती थी। जब कोर्ट के अंदर ये मामला चला जाता है खुला का, तो कोर्ट की कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा बता दें। कोर्ट क्या पहली कोशिश करती है कि दोनों से बातचीत कर ली जाए, कोई अगर छोटा मोटा मामला है तो उसको रफा दफा कर लिया जाए। कोर्ट की कार्रवाई कैसे होती है? आप फिर खुला लेने गए, वो प्रोसेस क्या है? बस खुला मिल गया, तलाक मिल गई? देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास भी, हालांकि मेरा काम ये है प्रोफेशनली कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो दैट इज माय क्लाइंट, आई हैव टू डू वट एवर माई क्लाइंट वांट्स मी टू डू, ठीक है, मुझे उनके राइट के लिए फाइट करना है। लेकिन मेरी भी पूरी कोशिश होती है, जब मेरा कोई क्लाइंट आता है तो मैं डेफिनेटली सबसे पहला सवाल ये करती हूँ कि अगर आपकी आपस में सुलह हो सकती है तो गो फॉर सुलह। और अगर वकील, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली वकील इस तरह से नहीं भी करते, अगर वो सिर्फ केस पे कंसर्न करते और वो केस ले जाते हैं कोर्ट तक, तो जजेस का भी आगे से बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। इसमें मैं तो जरूर कहूंगी, मेंशन करना चाहिए ऐसी चीजें, क्योंकि हम जिस तरह क्रिटिसाइज करते हैं अपनी कोर्ट्स को, तो मेरे ख्याल में अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जजेस को मैंने देखा है रिकंसिलिएशन करवाते हुए भी, कि जहां पे वो कपल्स को इस चीज पे कन्विंस करते हैं और मौके भी फराहम करते हैं। ओके फातिमा, अभी तक हमने सारा ओनस जो है वो मर्द के ऊपर डाला है, लेकिन क्या खातून का भी बाज़-औक़ात किरदार होता है? इसलिए कि ज़रूरत से ज़्यादा फरमाइशें, अपने उसकी मजबूरियों को ना समझ पाना, ये ना समझ पाना कि अगर मर्द की तनख्वाह कम है या वो मुलाजमत से हाथ धो बैठा है तो उसमें उसका कसूर नहीं है। मुश्किल हालात में साथ देना भी तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है, बीवी से ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी? क्या ये मामलात भी हैं जो वजूहात बन रहे हैं? देखिए, जहाँ तक खवातीन का ताल्लुक है ना, इसका अगर हम रूट कॉज देखें कि खवातीन ऐसी डिमांड्स क्यों करती हैं, मैं ये समझती हूँ कि इसके रीज़न है अर्ली मैरिजेस या एक इमेच्योर एज में अगर आप शादी कर लेते हैं ना, जिसमें आपको समझ बूझ नहीं होती अपने रिलेशनशिप की, और यू द मैरिज आप शादी करते हैं, आपके एक अलग किस्म के ख्वाब थे, आपने कहा कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिल्मों ड्रामों की हद तक तो ठीक है, ये चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। रियल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, प्रैक्टिकल होती है। तो लड़कियों का होता ही है कि वो शुरू से माइंड में रखा जाता है कि व्हेन यू विल गेट मैरिड आपकी लाइफ लाइक दिस चेंज हो जाएगी और फिर आप एक बहुत अच्छी जिंदगी, शाहाना जिंदगी गुजारेंगी। लड़कियां जब उस लाइफ में जाती हैं तो शॉक्ड हो जाती हैं कि तो कुछ और था, और हमें उनको प्रैक्टिकली चीजें और ठीक है, हकीकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क है। फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमें बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये इतना सर्ज देखने में आया, इतना इजाफा देखने में आया। लेकिन फरा मामला अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल, और कोशिश यही करनी चाहिए कि मामला हल हो जाए और दोनों जो पार्टीज हैं वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, दोनों पार्टीज। हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद में मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक।
बैक सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक बहुत अहम इशू के बारे में बात करेंगे। उस्ताद जो है ये रूहानी जिसे कहते हैं बाप होता है, ये हमारी कौम की तामीर और तरबियत करता है और उसमें असातिज़ा का किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ पे सरकारी स्कूलों में सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। सियासी भर्तियों पर जो है असातिज़ा तैनात हो जाते हैं, आ जाते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी एबिलिटी पढ़ाने की, उनकी जो बच्चों के साथ इवन बच्चों के साथ बॉन्डिंग की, कनेक्ट करने की उनकी जो सलाहियत है हमजा, उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवालात उठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी ज़मन में पंजाब के महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा को एक बार फिर बीएड के लिए 1 साल की मोहलत दे दी है। 1 साल के दौरान बीएड ना करने वाले असातिज़ा को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा और सरकारी असातिज़ा के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए बीएड करना लाजमी है। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सीटी होता था, फिर अब बीएड है और एमएड है। लेकिन पंजाब भर में जो बीएड ना करने वाले असातिज़ा की तादाद जो है ना 950 है। पहले भी असातिज़ा को बीएड मुकम्मल करने के लिए बहुत सारी डेडलाइंस दी जा चुकी हैं। 2019 में अभी हमें पिछले दिनों डिस्कस भी किया था, एटेम्स की रिपोर्ट थी ट्रेंड्स इन मैथ्स एंड साइंस स्टडीज़ में कि पाकिस्तानी जो तलबा हैं उनकी इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी थी। क्लास 4 के बच्चे जो हैं वो मैथ्स और साइंस के आसान तरीन सवाल जो है उसका जवाब नहीं दे सके। सवाल बहुत आसान था हमजा। एक उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने दिखाया था कि ये बताएं इसमें कितने जानदार और कितने गैर जानदार मौजूद हैं। बच्चे ये भी फ़र्क नहीं कर सके थे कि कितने जानदार और जानदार। सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस आए थे 4th ग्रेड के बच्चों को। पाकिस्तान सेकंड लास्ट आया था, नीचे से दूसरे नंबर पे था पाकिस्तान, जिसके ऊपर बच्चों की काबिलियत, उन बच्चों का क्या कसूर हो सकता है, असातिज़ा की काबिलियत पे बहुत ज़्यादा सवालात उठे कि क्या उनकी वैसी तरबियत ही नहीं की गई, उनको वैसा पढ़ाया ही नहीं गया। 2 + 2 4 जो था वो तो कर लिया, लेकिन थोड़ी सी कोई ऊपर नीचे बात हुई तो बच्चे नहीं कर सके। इस हवाले से हमने बातचीत करने के लिए यहाँ पे दावत जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली साहब से। राना लियाकत अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। फरमाइएगा, भी आपके सामने हमने पूरी राम कथा जो है वो सुनाई है। हुकूमत की जानिब से मुताद्दिद डेडलाइंस के बावजूद 950 असातिज़ा अब तक बीएड नहीं कर सके। बीएड ना करने पर अगर असातिज़ा को निकाला गया तो फिर आप लोग एहतजाज करते हैं, फिर आप कहते हैं हुकूमत ने ज़्यादती कर दी। तो जब हुकूमत कह रही है कि ये क्राइटेरिया ये पूरा कर दें, इसमें क्या कबाहत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2000 से पहले जो था हमारा सिस्टम ये था कि कोई भी टीचर जो बनने के लिए आता था तो उसके लिए बीएड या सीटी करना ज़रूरी था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ही ऐसी बना दी कि जी हमने टीचर को सिंपल जो है बीए या एमए को भर्ती कर लेना है और उसके बाद उस पर ये पाबंदी लगा देना कि जी आप 5 साल में या 3 साल में आप बीएड करेंगे तो हम आपको मुस्तकिल कर देंगे। देखिए, कोई भी जॉब है उसके लिए उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना इंतहाई ज़रूरी होता है और यही वजह थी कि 2014 और 15 में जो लोग भर्ती किए गए उनके ऊपर भर्ती करते वक्त इनको चाहिए था कि ये पाबंदी लगाते कि हम वही बंदे भर्ती करेंगे टीचर कि जो बीएड की तालीमी काबिलियत रखते होंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी जो उसके इंजीनियरिंग की है, वेटनरी डॉक्टर है या कोई और क्वालिफिकेशन उसके पास है, हम उसको भी टीचर रखना चाहते हैं। अब जब वो भर्ती हो गए तो उनको रेगुलर होने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड जरूरी थी। अब कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे हमारे 950 में से कि जिन लोगों ने बीएड का एग्जाम दिया हुआ था और कोरोना की वजह से जैसे आपने देखा कि पूरा मुआशरा हमारा डिस्टर्ब हुआ है, पूरी मईशत डिस्टर्ब हुई है। इसी तरह स्कूलों और कॉलेजेस के नतायज, जो यूनिवर्सिटी के नतायज थे, वो भी मुतासर हुए। हमारा सिर्फ मुतालबा ये था कि जब आपने दूसरे शुबों को रिलीफ दिया है तो अगर इनके रिजल्ट्स डिले हैं या किसी वजह से कोरोना की वजह से नहीं आए तो आप मेहरबानी करके इनको इनके रिजल्ट तक का इंतजार, इनको टाइम दे दें। और वो गवर्नमेंट की मेहरबानी, मुराद राज साहब की भी और हमारे सेक्रेटरी स्कूल्स की भी मेहरबानी को उनको टाइम दिया। लेकिन जहां तक आपने दूसरी बात की कि असातिज़ा की सियासी भर्तियां, मैं समझता हूं कि पिछले दौर में जो रिक्रूटमेंट का तरीकाकार अडॉप्ट किया गया था वो बाकायदा हम एनटीएस का टेस्ट देने के बाद फिर बाकायदा हमारा डिपार्टमेंट एक इंटरव्यू लेता है और आपको पता है कि एनटीएस का जो टेस्ट है वो इंतहाई उसको शफाफ कहा जा सकता है। पीपीएससी का तो आपके सामने ही है, लेकिन एनटीएस पे हम रिलाई कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर कोई टीचर भर्ती हुआ है तो उस पर यह कहना कि ये सियासी भर्ती हुई है, मैं समझता हूं कि ये गलत है।
होता है और ये पिछले तकरीबन बिल्कुल ठीक है राना लियाकत अली साहब, ये यहाँ पर फरमा दीजिएगा, इस बीएड के हवाले से फरमा दीजिएगा कि हम अभी एक जिक्र कर रहे थे कि टिम्स का टेस्ट हुआ, उसमें पता लगा कि बच्चे जो चौथी क्लास के थे वो दूसरे ग्रेड के जवाबात भी नहीं दे सके। इस बीएड का कोई उस्ताद को फ़ायदा होता है या कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ एक ऐसी चीज़ रख दी गई है कि ये करना लाजमी है, या इसको तब्दील करना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट असातिज़ा की किसी और तरीके से करनी चाहिए? देखें, ये बीएड में हमें बच्चों की नफ्सियात पढ़ाई जाती है, उसके बाद हमें मैथडोलॉजी पढ़ाई जाती है, वे ऑफ टीचिंग बताया जाता है कि हमने बच्चों को किस तरह डिलीवर करना है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि बच्चों को ये सवालात नहीं है, बाज़ का सम टाइम ये होता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि आबादी जो है नकल मकानी बहुत ज़्यादा करती है। मसलन लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग जो है बाहर के इलाकों से आकर सेटल होते हैं अपनी जॉब्स वगैरह के लिए। अब अगर एक बच्चा जिसको अभी स्कूल में दाखिल हुए ही 5 या 10 दिन हुए हैं, अगर आप उससे कोई सवाल पूछ लेते हैं और वो उसका जवाब नहीं दे पाता, तो आप कहते हैं कि ये तमाम बच्चों का जो रिजल्ट सेम नहीं होगा। सर, ये इंटरनेशनल टेस्ट था, सर ये इंटरनेशनल टेस्ट था। जब बोर्ड के पहले इम्तिहानात होते थे तो टीचर्स कुछ बच्चों को चूज करते थे कि ये वो बच्चे हैं, तो ये वो बच्चे चूज किए गए थे जो बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट थे गवर्नमेंट स्कूल्स के। नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी मैं इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि ये जो इंटरनेशनली टेस्ट करवाए जाते हैं मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, और इनके पीछे भी एक ख़ास मकसद होता है कि जिससे गवर्नमेंट सेक्टर को निगलेक्ट करना है। अब आप देखें कि हमारे पास तो इस वक्त MPhil और PhD असातिज़ा मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मकाम नहीं दे पा रहे जो अदर डिपार्टमेंट में उनको स्केल दिया जाता है, जो या उनकी सैलरी होती है उस तरह हम उनको अब देखें, एक प्राइमरी स्कूल को पहले एक मैट्रिक पास टीचर पढ़ाता था, आज उसको MSc पढ़ा रहा है। साथ रहे, आपने इस इशू के अहम इशू में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमसे शेयर किया, लेकिन ये भी तो है ना, हम अपने ही मुल्क में देखते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला जो उस्ताद है उसकी काबिलियत कुछ और होती है और निजी स्कूल में तालीम दी जा रही थी, वहाँ पर हमें अपने मुल्क के अंदर ही इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो दिखाई देता है बाज़ औक़ात। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों की काबिलियत के लिए ज़रूरी है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट साथ साथ होती रहे और उनकी काबिलियत को भी चेक किया जाए, अपग्रेड किया जाए। और इंटरनेशनल जो है जो इस तरह के आ रहे होते हैं, कई चीज़ें आ रही होती हैं, कई डिसिप्लिन्स के अंदर टीचर्स बाहर जा सकते हैं, तो ये ट्रेनिंग हो सकती है। पूरी दुनिया में हमजा ऐसे है कि अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन में जाना, आपको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, आपको उसकी डिग्री एंड सर्टिफिकेशन चाहिए उसमें परफॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। IMF का कोविड-19 से निमटने के लिए पाकिस्तान के शानदार इक़दामात का एतराफ़। मालियाती इदारे का कहना है नए साल पाकिस्तान की मईशत की मरहलावार बहाली मुतवक्के है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह इंतहाई कम हुई। हुकूमत का कमज़ोर तबके के लिए इमदादी पैकेज कामयाबी से जारी है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ा दावा कर दिया। कहती हैं पंजाब के 100% खानदानों को 12 माह के अंदर हेल्थ कार्ड मिलेंगे। फी खानदान 7,20,000 की इंश्योरेंस मुहैया की जाएगी। जून तक पंजाब की 45% आबादी को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। लियारी की आलिया सुमरो बॉक्सिंग रिंग में नाकाबिले शिकस्त। लियारी के हनीफ सुमरो ने बेटी से मोहब्बत को अपनी कमजोरी के बजाय ताकत बना लिया। बाहिम्मत लड़की ने कम उम्री में ही बॉक्सिंग के रिंग में झंडे गाड़ दिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरज़्म। जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी। मौसम की फ़रा कुछ बात कर लेनी चाहिए कि मौसम कैसा रहेगा, कैसा है, बारिश कितनी देर रहेगी और बारिश होते हुए धुंध क्यों होती है, ये बात समझ नहीं आ रही थी हमें। हाँ, रहेगी कि नहीं रहेगी, कि आज भी सुबह मोटरवे बंद थी और बहुत सारे लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं मोटरवे M2 जो है, जब तक हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे 9 बजे तक न्यूज़ यही थी कि शेखोपुरा से ठोकर न्याज बेग तक बंद कर दी गई है, तो ये बड़ी इनकन्वीनियंस है। डॉक्टर खालिद मलिक हमारे साथ हैं, तर्जुमान महकमा मौसमियात, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बारिशों का ये स्पेल
एक्सपेक्टेड था, और इसके बाद अब आइंदा आने वाले दिनों में सर्दी की लहर और शिद्दत क्या रहेगी? देखें, गैर मुतवक्को तो आप इसे ना कहें, हम मेट्रोलॉजी के सेंस में हम इसे ये कहते हैं कि जब विंटर होती है और रेन होने के बाद धुंध जो है वो उस डेंस हो जाती है। और नॉर्मली अगर आप ये देखें, हमारा जो मैदानी इलाके हैं पंजाब और सिंध के, इनमें जनवरी जो है उसमें वैसे भी डेंस धुंध होती है, और ये अभी सिलसिला आने वाले इस जनवरी के मोस्ट प्रॉब्ली 20-25 तारीख तक इसी तरह चलता रहेगा। ये धुंध डेंस होती रहेगी, और जो टेम्परेचर्स भी नॉर्मल की रेंज पे रहेंगे। लेकिन इसके बाद मुझे कोई 15-20 तारीख तक कोई ऐसी अच्छी रेंज नज़र नहीं आ रही जनवरी के महीने में पूरे पाकिस्तान में, एक्सेप्ट जो नॉर्दर्न एरियाज हैं। तो उस हवाले से जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करेगी, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर्स मिनिमम रहेंगे और धुंध जो है उसका राज होगा। बिल्कुल ठीक है। कराची के मौसम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कराची वालों को क्या कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, या कराची वाले आराम से वैसे ही मौसम को एंजॉय करते रहें जैसे अभी कर रहे हैं? सिंगल डिजिट में नहीं, अभी तो कराची वाले थोड़ा सा टेम्परेचर उनका ड्रॉप है, वो थोड़े से सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों तक टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू कर जाएगा। अभी वो सिंगल डिजिट में चल रहा है, वो डबल डिजिट हो जाएगा, और फिर कराची वाले जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो उनकी कोल्ड वेव है वो इंशाल्लाह जो लास्ट डेकेड है इस महीने का, उसमें फिर दोबारा उनको सर्दी जो है ना वो उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। और यहाँ हमारी तरफ ये मैदानी इलाके जो हैं पंजाब, इसमें सर्दी की दोबारा आप कह रहे हैं दोबारा ड्रॉप नहीं है, कोई दोबारा लहर नहीं है जिसमें सिंगल डिजिट में हम लोग जाएं। और शुमाली इलाका जात का भी बता दीजिएगा, बर्फबारी के स्पेल्स का भी बता दीजिएगा, जो लोग वो उसको एंजॉय करना चाहें और जाना चाहें तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? नहीं, फर्क जो हमारे पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे तो ऑलरेडी हम सिंगल डिजिट पे चल रहे हैं, और वो जनवरी में सिंगल डिजिट में ही हम रहेंगे। नॉर्दर्न एरिया में टेम्परेचर्स जो है वो माइनस में चल रहे हैं, और वो भी इसी तरह चलते रहेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि ये नॉर्मल जो हमारे हैं जनवरी के, उनके मुताबिक रहेगा। लेकिन गो के कराची में जरा नॉर्मल थोड़े से इससे ज्यादा है, तो अगर वहाँ पे सिंगल डिजिट जाता है तो वो उन लोगों के लिए थोड़ी सी सर्दी जो है वो ज्यादा फील होती है। बिल्कुल ठीक है। तो सर्दी की अगली लहर कब तक आ रही है या नहीं आ रही है? क्या फरवरी में जाके फिर से हमें एक दफ़ा जो है ये सर्दी वापस वही जो जैकेट्स वाली सर्दी है? और हमने आपसे पूछा था कि क्या लाहौर में बर्फबारी होगी, उस वक्त तो इतनी ठंड पड़ रही थी, लग रहा था कि लाहौर में भी बर्फबारी हो जाएगी। नहीं, ऐसा है कि जो लास्ट डेकेड है, लास्ट 10 डेज है जनवरी के, उसमें फिर जो है वो सर्दी की एक थोड़ी सी उसकी शिद्दत में इजाफा होगा, और फिर वो जो आप जैकेट वाला कह रहे हैं वो सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो ये नॉर्मल ठंड है, इसी तरह चलती रहेगी। बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ और ऐसा जो कि आप मौसम के हवाले से काबिल ज़िक्र हो और आप हमारे देखने वालों को बताना चाहें ताकि हम उसके बारे में अवेयर रहें और उसके बारे में पहले से ही तैयार रहें? इस दफ़ा हमने पहले भी ये कहा था कि जो रेन्स हैं विंटर में वो कम होंगी, और उस कम की वजह से ड्राइनेस जो है वो बढ़ जाएगी। प्रिकॉशनरी में ये यही है कि जब आपकी ड्राइनेस बढ़ जाती है तो आपको स्किन डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने स्किन को वो चीज़, ऐसा मॉइस्चराइजर या कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिससे आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि जब ड्राई होगी तो फिर वो रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मलिक साहब, तर्जुमान महकमा मौसम हमारे साथ थे और मौसम के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त, एक सर्दी होती है और एक होती है आपको सर्दी कितनी लगती है, दोनों के हिसाब से कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है और कुछ लोगों को कम सर्दी लगती है, लेकिन ये जो अभी 10-15 दिन है डॉक्टर खालिद मलिक के मुताबिक ये ऐसी सर्दी है कि आप लोग इस सर्दी को एंजॉय कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सेहत के हवाले से एक बात करेंगे कि वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बड़ा दावा कर दिया। वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक पंजाब के 100% ख़ानदानों को 12 माह के अंदर ही फ़ी ख़ानदान 7,20,000 रुपए के हेल्थ कार्ड्स का इजरा मुकम्मल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। खुशखबरी भी है
और बहुत बड़ी न्यूज़ भी है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो हमने देखना है कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत जो है वो पूरा उतरती है। उन्होंने ये बात वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब के 2 करोड़ 22 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड के इजरा पर पेशरफ्त से आगाह करने की बात कही है। यास्मीन राशिद जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उनका कहना है कि रवा माली साल जून तक पंजाब की 45% आबादी, जिसमें साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीज़न के 7 अजला शामिल हैं, इनमें हेल्थ कार्ड का इजरा मुकम्मल हो जाएगा। और जो बाकी अजला हैं उनमें हेल्थ कार्ड का इजरा इसी साल जो है दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पूरे पंजाब को हेल्थ कार्ड जारी करने का हदफ पूरा कर लिया जाएगा। हमने केपी से ये मामला शुरू होता हुआ देखा था, अब पंजाब तक ये मामला आ गया है और काबिल 27 इक़दाम है ये इस गवर्नमेंट का। तो इस हवाले से बातचीत करेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि पूरे पंजाब की आबादी को हेल्थ कार्ड आप क्या इंश्योरेंस कंपनी के जरिए से दे रहे हैं, और 12 माह कम वक्त है, इसमें मुकम्मल आबादी को हेल्थ कार्ड मुहैया करना प्रैक्टिकल डुएबल है? इतना बड़ा चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया है, मुमकिन भी है इसे करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त 36 अजला के अंदर हम ऑलरेडी 52 लाख फैमिलीज़ को कार्ड दे चुके हैं। अब जो अगला मरहला, क्योंकि इमरान खान साहब की विजन है और उस्मान बुज़दार साहब की, कि हर फैमिली को कार्ड मिलना चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ पंजाब के अंदर 2 करोड़ और 20 लाख फैमिलीज़ हैं। इनमें से कोई तकरीबन 8 से 10 लाख फैमिलीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी प्राइवेट अपनी कंपनीज़ में उन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है। उसमें से 52 लाख को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी पहले मरहले में इसको मुकम्मल तौर पे पूरे पंजाब को कवर करने के लिए 2 डिवीज़न्स जो हैं उनको हमने इस वक्त पूरा करना है इस माली साल के अंदर यानी जून तक, और उसके अंदर डीजी खान डिवीज़न और साहिवाल डिवीज़न, जो तकरीबन 7 ज़िलों में 100% फैमिलीज़ को कार्ड मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह दिसंबर 2021 तक जितनी फैमिलीज़ हैं पंजाब के अंदर उन सबको इंश्योरेंस कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इकदाम है। इस मंसूबे पर यह बता दीजिएगा कि सूबाई हुकूमत का कितना खर्चा आ रहा है, और फिर जब हुकूमत के लेवल पर ऐसा कोई मंसूबा आता है तो उसकी शफाफियत पर कई सवालात उठते हैं, तो शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? मेरा ख्याल है ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है, क्योंकि वजह यह है कि बजाय नए और हस्पताल बनाने के, हम ऑलरेडी आपको पता है कि तकरीबन 11 हस्पतालों की हमने 4 हस्पताल तो ऑलरेडी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, 7 और नए हस्पताल बनने। इसके अलावा हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने हस्पताल डेवलप करे। इस इंश्योरेंस के ज़रिए, हम इंश्योरेंस कार्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करेंगे। और ये मैं बता दूँ कि इसकी तकरीबन लागत जो है वो आएगी कोई 50 से 55 अरब के दरमियान। टोटल जब हम कॉस्ट करेंगे, अभी ऑलरेडी हुकूमत अपने जो इस वक्त इंश्योरेंस 52 लाख लोगों की चल रही है वो 14 अरब रुपए का उसका प्रीमियम है, और ये हुकूमत मुसलसल दे रही है। और इंशाल्लाह ये हम जब मुकम्मल कर देंगे तो ये हमारा को 55 और 60 लाख के दरमियान जो प्रीमियम होगा ये इंशाल्लाह हुकूमत देगी, क्योंकि हमारा काम है, और ये मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हर बंदे का सेहत की सहूलत पे हक है, अगर वो अपनी सेहत की सहूलत के लिए खुद कुछ नहीं कर सकता। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहें कि ये हक आम आदमी को ज़रूर मिले। बिल्कुल सही, लेकिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि इसमें कन्वीनियंस कितनी है, आवाम का कंफर्ट जो है वो कितना है। ये फरमा दीजिएगा कि कार्ड के ज़रिए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जो लवाहिकीन हैं उनकी फैसिलिटेशन होगी, बड़ा मुश्किल तो नहीं होगा ये मरहला, आसानी से क्लेम वो हासिल कर सकेंगे? इस मामले पर भी गौर किया गया और इसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं वो फरमाइएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंश्योरेंस कंपनियां खुद बहुत विजिलेंट होती हैं पैसे, क्योंकि हम तो इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। इंश्योरेंस कंपनी आगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इस वक्त जो हमारी अपनी गवर्नमेंट की कंपनी है वो इस वक्त ये सारा प्रोसेस कर रही है। अभी पहले इस मरहले के अंदर जो 52 लाख लोग हैं वो खुद प्रोटेक्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि गलत इस्तेमाल बिल्कुल पैसे का ना हो, तो क्योंकि उनका अपना उसके अंदर नुकसान होता है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज खुद बहुत विजिलेंट होगी और इस किस्म का इस्तेमाल किसी किस्म का पैसे का नहीं होगा, ना इलाज का। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बड़े शहरों के अलावा तो वैसे ही सेहत की सहूलियात नहीं है, वहाँ के लोग तो हेल्थ कार्ड की मौजूदगी के बावजूद भी सेहत के फौरी सहूलत जो होती है उससे बिल्कुल महरूम रहेंगे। क्या उन इलाकों में सेहत की सहूलियात मुहैया करना आपकी पहली तरजीह नहीं होनी चाहिए थी?
देखिए, असल में इंश्योरेंस, ये जो हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, इसमें मरीज़ को अपने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल वाले अपने पैसे जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, इसलिए किसी को दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। वो बंदा अपना कार्ड लेके अस्पताल में जाएगा, जो हमारे इम्पैनल्ड अस्पताल है, अपना इलाज करवाएगा और उसका जो बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी पे, इसलिए किसी को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर जो थी हमारे साथ मौजूद थी, सेहत के हवाले से बता रही थी। बहुत अच्छा इकदाम है और काबिल सिताइश है, और जितनी सिताइश की जाए वो भी कम है, क्योंकि हेल्थ जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनका बहुत बड़ा मसला है। टाइम फॉर ब्रेक, आई थिंक। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद। आप सब सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं। जब भी कोई वबा आती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं, बहुत सारी कामयाबियाँ, नाकामियाँ, खूबियाँ, खामियाँ, हर चीज़ जो है उसके मामलात, उसका जो है ढोल का पोल खुल जाता है। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमज़ा को वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हुई, तमाम ममालिक ने दौड़ में उसमें हिस्सा लिया और सबने बढ़ चढ़ के कोशिश की कि अपनी आवाम को सबसे पहले वैक्सीन जो है वो मुहैया कर सकें और लग सकें। और हमने देखा कि बरतानिया उसमें जीता, बरतानिया ने सबसे पहले जो है वैक्सीन लगानी शुरू की, लेकिन अभी भी वहाँ पर हौसला अफजा कहा जाए सूरत हाल नहीं है। बरतानवी हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफे के बायस दोबारा सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, और फरा ये वैक्सीन के बाद हो रहा है। हाँ, और ये सिर्फ उसमें नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में भी सख्त लॉकडाउन है, स्कूल भी बंद कर दिए उन्होंने, और आम शहरियों को सिर्फ बहुत ज़रूरी काम, जिसमें नहीं डॉक्टर के पास जाने की इजाज़त है, उसके लिए आप घरों से निकल सकते हैं। आपने अगर कोई ग्रोसरी करनी है, कोई छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, उसके लिए निकल सकते हैं। तो ये सब क्या सूरत हाल है यूके में, लंदन में, और ये जो नई एक वेरिएंट है जो कि वहाँ पे तबाही में चारा है, उसकी क्या इक़दाम उसके लिए किए जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। और हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम हुसैन ऐवान, लंदन से बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं। गुलाम हुसैन ऐवान, हमें बताइएगा बरतानिया में अब सूरत हाल है क्या, लोग कितने खौफजदा हैं? जी, अगर मौसम की बात की जाए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी -1 है, और कभी -1 हो जाता है, कभी 0, कभी 3 तक चला जाता है। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और लोग जो है, एक तो मैं कहूँगा सर्दी से काफ़ी परेशान थे, दूसरा कोरोना वायरस की वजह से जो है वो बिल्कुल लाइफ जो है वो मुअत्तल होकर रह गई यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि ये ठंड की वजह से जो है वो इसके फैलने के और भी ज़्यादा चांसेस है। इसी वजह से जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त ये जो वबा की ये जो दूसरी किस्म है, जो कोरोना वायरस की जो नई शक्ल की सूरत में फैल रहा है, इससे बचने के लिए जो है हमने देखा कि लोग पहले से ज़्यादा जो है वो सीरियसली इसको ले रहे हैं और घरों के अंदर है। और कोरोना वायरस की वजह से लाइफ मुकम्मल जो है वो तोतल का शिकार है, और लोग जो है वो वैक्सीन को भी ले रहे हैं उसको, ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन अभी तक चूँकि आम लोगों के लिए वैक्सीन का अमल अभी कई इलाकों में शुरू नहीं हुआ, इस वजह से लोग जो है वो एहतियात कर रहे हैं। और बरतानिया में आज नेशनल लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। हम देख रहे हैं कि तमाम जो बाज़ार है, सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं, हर तरह का कारोबार यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और सिर्फ डॉक्टर्स, फार्मेसी जो है या डेंटिस्ट वगैरह और जो खाने पीने की जो अशिया की दुकानें हैं सिर्फ वही खुली हुई हैं। और वहाँ पर भी जिस तरह मार्च के अंदर पहला लॉकडाउन हुआ था, तो जिस तरह की सख्तियाँ उस वक्त की गई थी, बिल्कुल उसी तरह की सख्तियाँ हैं। हर दुकान के अंदर जो है वो आप मास्क के बगैर नहीं जा सकते। और रिश्ता जो 7 रोज़ से 50,000 से ऊपर डेली केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे थे। इसके अलावा मरने वालों की तादाद भी जो 500 के करीब डेली बेसिस पर आ रही थी। वैक्सीन भी दी जा रही है, लाखों की तादाद में डोजेज जो है वो दी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो केसेस कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे थे। और बाहर जाने की कह रहे हैं कि आपके पास कोई ना कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए अगर आप घर से बाहर न तो, अदरवाइज़ जो है वो आपको यही तलकीन की जा रही है
या घर के अंदर रहें, घर के अंदर से काम रहें, बहुत ज़रूरी हो घर से बाहर जाना तो फिर घर से बाहर निकला जाए। तो हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की ये जो ताज़ा तरीन अनाउंसमेंट है इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं और लोग समझते हैं कि हम अगर घर पर रहेंगे तो फिर इसका फैलाव रुक सकता है, तो इसी वजह से लोग जो है वो घरों के अंदर ही हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ब्यूरो चीफ व्यू के गुलाम हुसैन अवान जो थे हमें सूरत हाल बरतानिया में क्या है उससे आगाह कर रहे थे। फरा देखें वो कह रहे हैं कि लोग इतने परेशान हैं और अब इक्का दुक्का लोग बाहर सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और बड़ी सख्ती की गई है। ये वो लोग हैं कि जिनका हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो भी इतनी सख्ती कर रहे हैं और एहतियात ही वो वाहिद चीज़ है जो हम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी लहर में भी हमें कुछ बेहतरी देखने में आ रही है, लेकिन एहतियात ज़रूर करें यहाँ पर भी। बिल्कुल सही। और अब हम बात करेंगे जिसे कहना चाहिए ना कुछ ऐसी सूरत हाल की जो कि हमें लगता है कि बहुत बेहतर है। मुल्क की जो हम अपनी सूरत हाल की बात करें कोरोना वायरस की, तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर अभी ठीक है कि इसकी वजह से रोज़ाना केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बरतानिया के साथ तो वहाँ पर जो नया वेरिएंट और जिस तरह से उसकी वजह से सूरत हाल है हम अभी उससे महफूज हैं, बचे हुए हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने ऊपर अगर हिफाजती इक़दाम लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, हमारा मौसम उतना ठंडा नहीं है तो हो सकता है कि हम ज़्यादा बच सकें और महफूज रह सकें। जैसे पिछली दफ़ा वेव में भी हुआ था कि पाकिस्तान अपने बेहतर इक़दाम और लोगों के बेहतर रवैये की वजह से मसाइल का कम शिकार हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। और एक उम्मीद अफजा बात यह है कि वफाकी काबीना ने इंसदाद कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी की इजाज़त भी दे दी और काबीना ने कोरोना वैक्सीन की ख़रीदारी के लिए पेपरा रूल से इस्तिस्ना और कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी छूट भी दे दी है। इसके बारे में खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैं बार बार कहती हूँ वैक्सीन नेशनलिज्म, तो बहुत सारे लोग जो है प्रोक्योरमेंट पे हैं और हम लोग अभी अप्रूवल्स दे रहे हैं और अभी उस मामले में चल रहे हैं। तो अल्लाह करे कि बहुत जल्द वैक्सीन जा जाए। लेकिन दूसरी साइड ये भी है हमजा कि बरतानिया जहाँ पर कि वैक्सीन लगानी शुरू की गई, अब जो वर्ल्ड हेल्थ है उसने कह दिया कि दोनों वैक्सीन के दरमियान ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए, जबकि बरतानिया जो वैक्सीन लगाने के फेज़ में था वो दोनों के दरमियान वक्फा जो वर्ल्ड हेल्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन वो रिकमेंड करी उससे ज़्यादा वक्फा प्लान किया हुआ था। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ चीज़ों में बेहतरी भी होती है। कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान ने बताया है कि वैक्सीन के 12 लाख खुराक का ऑर्डर दे दिया गया है। मार्च से दिसंबर तक कोरोना की बेशतर वैक्सीन जो है वो आ जाएगी और वक्त गुजरने के साथ साथ निजी शोबे के लिए भी वैक्सीन की मंजूरी दी जाएगी। एक और अच्छी खबर यह है कि रूस ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहमी की दूसरी पेशकश भी की और उसी हुकाम ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की तफसीलात भी मांगी हैं और कहा है कि आपको कोरोना वैक्सीन जो है दी जाएगी वो 91.4% तक मौसर है। हाँ, लेकिन जैसे कहना चाहिए ना एक बहुत सारी, चूँकि ये एक नया वायरस है, चूँकि इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है और वैक्सीन की जैसे मैंने आपको सूरत हाल बताई, आज ही की मैं इन्फॉर्मेशन थी जो पढ़ रही थी कि वर्ल्ड हेल्थ ने ये एक गाइडलाइन दी है कि जब आप फाइजर और बाकी वैक्सीन लगाएं तो उनके दरमियान में ज़्यादा वक्फा ना रखें। ये अब हर एक रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है, एक नई इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो यही है कि हिफाजती इक़दाम से, मास्क पहनने से, एक दूसरे से फासला रखने से और जो हमारी महफिलें हैं उनको हम बर्खास्त कर दें, भले वो शादी की है, भले कोई भी गैदरिंग ऐसी तकरीब है जिसमें हमने इज्तिमा करना है, इकट्ठे होना है, तो ही हम बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ज़िंदगी रहेगी तो महफिलें भी होती रहेंगी और वो जो सारी खुशियाँ हैं, जो सारे वो जो मामलात हैं वो फिर से बहाल भी होंगे। और अगर हम इसी हवाले से बात करें ना, मुल्क भर में जो कोरोना केसेस हैं वो मुसलसल कम होते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। जिसके बाद ये भी हुकूमत ने फैसला किया कि स्कूल खोल दिए जाएंगे। देखा कि वो ट्रेंड जो है अब कुछ टूटा है और वो नीचे आना शुरू है, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। अब आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने स्कूल भी जाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात हमें करनी पड़ेगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लियारी जो कि हमेशा बॉक्सिंग का रिंग रहा है, जितने बड़े बॉक्सर्स हैं वो पाकिस्तान के हमें लियारी से हमें मिले हैं। सो लियारी के इलाके आगरा ताज के रिहायशी हनीफ सोमरो ने अपनी बेटी से मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी की बजाय ताकत बनाया है और बेटी को मजबूत बनाया, बॉक्सिंग के रिंग में उतारा है। बेटी ने अपने बाप के एतमाद और मोहब्बत का जवाब जो है वो तमाम जितने टूर्नामेंट्स अभी तक है, कोई एक टूर्नामेंट नहीं है जो कि बच्ची हारी हो। हमजा, अमेजिंग बात ये कि अनबीटेबल है और इसमें अपने सामने लड़कों को भी जो है उतरी है ये और वहाँ पर भी उसने शिकस्त दी है। और ये जो हनीफ सुमरो साहब हैं, उन्होंने अपनी बेटी में बॉक्सिंग के खेल के शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए
पहले से ज़्यादा मेहनत की है, रोज़गार कमाने के साथ साथ बेटी को तरबियत दिलवाने के लिए और मुकाबलों में शिरकत के लिए लाने ले जाने के लिए भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी बेटी आलिया में इस खौफ को खुरच कर बाहर निकाल फेंका है कि वो लड़की है और बॉक्सिंग जैसा जो सख्त खेल है उसमें चोट खाना पड़ेगी, तो ये सोच निकाली है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कर सकती है, और आलिया करके दिखा रही है। और यही वो कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से आलिया जो है वो बॉक्सिंग रिंग में उतरती है। 8 साल की उम्र है और उसके बाद वो उसने नेशनल जितने टूर्नामेंट्स इसमें वो हिस्सा ले चुकी है अब तक, अब अपने वेट की कैटेगरी में अब तक अनबीटेबल है, नाकाबिले शिकस्त है। सो क्वाइट एन अचीवमेंट। और उससे ज़्यादा ये जो बॉन्ड है हम उसको सेलिब्रेट करेंगे और इस प्यारी सी बच्ची और इसके वालिद को जिसे कहना चाहिए ना अप्रिशिएट करेंगे कि वो हमारे लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल है। आलिया सुमरा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा बॉक्सिंग रिंग में तो आप क्वीन है, कैसे ख्याल आया था कि मैंने बॉक्सिंग करनी है और इस में डर नहीं लगता कि चोट लगेगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊंगी, नाक मेरी जो है वो टूट सकती है? नहीं, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम मैंने जब सोचा था ज्वाइन करने का तो मैं रास्ते से गुजर रही थी, पता नहीं था मुझे कि बॉक्सिंग हो रही है यहाँ। तो मैं जब रास्ते से मामा के साथ गुजर रही थी तो 2 बार मैं खड़ी हो गई क्लब के पास। मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। सो फिर मामा ने देखा और मामा ने बोला यहाँ बॉक्सिंग हो रही है। सो मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की। उस टाइम मामा ने मुझे इग्नोर किया और मुझे घर ले गई। तो मैंने घर पर जाके ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे बॉक्सिंग खेलनी है, बॉक्सिंग खेलनी है, बॉक्सिंग खेलनी है। सो जो कोच थे वो मामा के चाचू थे, तो उन्होंने बोला कि जब उनके पास में गई, चुपके से स्कूल जा रही थी, तो स्कूल टाइम जब मैं अकेली थी तो जब मैं अंदर जाके मैंने उनसे सब कुछ पूछा तो उन्होंने बोला मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। तो फिर मैंने मामा को बोला अच्छा तो मैं बॉक्सिंग नहीं सीखूंगी, ट्यूशन के लिए चली जाऊँगी। तो फिर ट्यूशन के बहाने मुझे मामा छोड़ के आई थी, फिर मैं वहाँ चुपके से ट्रेनिंग करती थी। जब मैंने फर्स्ट फाइट खेला ना, जब रेडी होके ही जा रही थी मैं, तो मामा बोल रही है कहाँ जाने की तैयारी है, तुम इतना रेडी होके जा रही हो? मैंने कहा वो वैसे ही आज क्लब में कुछ है तो इस वजह से मैं जा रही हूँ ना, वो ट्यूशन के मामले में। तो बोला अच्छा। तो मैं जब फाइट जीत कर आई और जब घर पे गोल्ड दिखाया तो पापा बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। पहले तो पापा मुझे कहने लगे कि तुम छोटी हो, तुम ये चीज़ ना करो, लड़कों वाले काम है, पापा ने भी कहा। अच्छा। फिर आफ्टर मामा आई मेरे पास और मुझे बोला कि वाकई तुमने फ़ाइट खेला है। मैंने कहा क्यों, आपको बिलीव नहीं होता कि मैंने फ़ाइट खेला है? फिर मैंने मामा को अपनी वीडियो दिखाई। जब वीडियो दिखाई तो फिर पापा ने बोला कि अब बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पापा खुद एक अच्छे फुटबॉलर रह चुके हैं। वो कुछ मामलात की वजह से उनका डेवलप हो गया, वरना तो वो भी इंशाल्लाह मेरी तरह इसी तरीके के इस मकाम में होते। लेकिन अफसोस बट ये है कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा मेरे साथ ताउन भी किया, ताकि मैंने इस लेवल पे जो मैं आज खड़ी हूँ ना और इस लेवल पे मैं बैठी हूँ और इतने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं तो सिर्फ मेरे मामा बाबा की वजह से और मेरे कज़न्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा तो मेरी छोटी फुप्पो और मेरी फुप्पो, बड़ी फुप्पो की जो बेटी हैं, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। कोई डांटता था, कोई कुछ बोलता था, कोई बात बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जिस पे लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझे हर बात पे उन्होंने मुझे संभाल के रखा था। मामा का अलग से अप्रिशिएट से था कि इस तरीके से नहीं, अगर तुमने ये खेलना है तो तुम्हें सबकी तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कितने बहन भाई हैं तो मैंने सबकी तनकीद भी बर्दाश्त की। ठीक है, कितने बहन भाई हैं और आगे क्या प्लान्स हैं? हम 4 भाई बहन हैं, 2 सिस्टर, एक मैं हूँ, मुझसे छोटी सिस्टर है और बाकी 2 और भाई हैं। सो आगे ये प्लान है कि मेरा कि मैं मोहम्मद अली क्लेट की तरफ 3 और उसने चैम्पियनशिप की, अगर मेरे साथ ताउन किया जाए और मेरे साथ मेरा एक ख्वाब है कि मैं ट्रेनिंग करूँ तो आमिर खान के क्लब में से करूँ। सो प्लीज़ आमिर खान अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरी ख्वाहिश बिल्कुल पूरी की जाए। और जहाँ तक कि आज तक मेरी जो ख्वाहिश थी, मैंने अपनी मेहनत से वो ख्वाहिश बहुत ज़्यादा ही पूरी की। जिस तरीके से स्टडी में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे लेवल पे जाऊं, तो बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से मैं इंशाल्लाह मैंने फर्स्ट ईयर कर रही हूं और लियारी की सबसे कम उम्र बॉक्सर और इंस्ट्रक्टर भी हूं। एंड मेरा यही ख्वाब है कि मैंने अभी पाकिस्तान रेंजर ज्वाइन किया है। सो पाकिस्तान रेंजर्स ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है और उम्मीद है कि पाकिस्तान रेंजर ने मेरे साथ जो वादा किया है वो वादा ज़रूर पूरा करेंगी और पाकिस्तानी आवाम को मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि आलिया सुमरो भी किसी से कम नहीं है और आलिया सुमरो एक दिन ज़रूर रेंजर के ड्रेस में भी नजर आएगी। किसी से कम नहीं है, आप बिल्कुल कम नहीं है। आमिर खान तक जो हम आपका ये मैसेज पहुंचाएंगे भी और यकीनन जब वो देखेंगे तो वो खुद आपसे रब्ता करेंगे और जो आप चाह रही हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। आलिया, आपने हमें बताया कि शुरू में जो है थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से आया कि तुम क्या करोगी, लेकिन अब बॉक्सिंग आलिया का ज़्यादा शौक है या मामा बाबा को अब ज़्यादा शौक है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, क्या कर रही हो, ये ना करो वो ना करो, तुमने खेलना नहीं है?
नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ तक कि गली में ही जब मैं स्टार्टिंग से स्ट्रीट से जा रही थी तो बच्चे मुझे बोलते देखो तो सही, लड़की हो के लड़कों वाले कपड़े पहने हैं और ये वो बहुत ज़्यादा कुछ बोला भी। और फिर जब मैंने उनको जवाब नहीं दिया और जब मैंने अपनी ट्रेनिंग बरकरार रखी और कोयटा में जब मैं गई थी तो कोयटा में मेरा फाइट था, उस टाइम ओपनिंग मेरे जो सामने वाली थी मुझे वार्म अप करते उसने देख लिया और जब रिंग में आने का टाइम था मैं रिंग में खड़ी थी, वो डर के मारे रिंग में भी ना आई और बगैर मुकाबले मैंने गोल्ड हासिल किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई दहशत है आपके साथ खास, लोग डर भी जाते हैं। अच्छा, आप मुतासिर किससे हैं? आप इत्तफाकन आ गई हैं इसमें या कोई आपको किसी को आप आइडलाइज भी करती हैं, उसके जैसा बनना भी चाहती हैं? जी हाँ, मैं आइडलाइज करती हूँ मोहम्मद अली क्लेयर को और पाकिस्तान से मैं आमिर खान को बहुत आइडलाइज करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आमिर खान के क्लब से ही एक बनूँ। एक जिस तरीके से लोकल इंसान छोटे कहते हैं ना कि गरीब घराने में टैलेंट मौजूद होता है, सो इसी तरीके से मैंने भी अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा ही बरकरार रखी और कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। सो प्लीज़ मेरा आवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को चार दीवारी में बंद ना करें, क्योंकि उनको खुल के जीने दें ताकि वो भी आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, लियारी का नाम रोशन कर सकें और कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलें, आए कोई ऐसी चीज़ करें जिनसे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और पाकिस्तान से बाहर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी पता चले कि पाकिस्तान की आवाम जिंदा है और पाकिस्तान की वुमेन्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। आपने मोहम्मद अली क्ले का नाम लिया ना, तो उनकी एक सेइंग है बड़ी मशहूर, फ्लाई लाइक बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी, तो वो आपके ऊपर बड़ी सादिक आती है, यानी है ना, तो यू डिटरमिन्ड टू स्टिंग लाइक अ बी। यस, वही उनका जब मैं ये सॉन्ग सुनती हूँ कश्मीर इफ वी कैन टू माई हामिद अली, सो ये मेरा सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है और ये सॉन्ग सुनने से ही मुझे बहुत ज़्यादा जज्बा आता है और मैं जब भी ट्रेनिंग करती हूँ तो उनका ये सॉन्ग सुन के करती हूँ। और पाकिस्तान रेंजर इज़ माई हार्ट और मैं यही चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेंजर से मुझे इतना सपोर्ट किया और आगे भी इंशाल्लाह वो मुझे सपोर्ट करेंगे। और स्टडी भी मैं इतनी करना चाहती हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि पहले तो लोग ये समझते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां बस वैसे ही होती हैं। नहीं, आपको देख के पता लग गया लड़कियां सब कुछ कर सकती। आप तो बॉक्सिंग के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप जिस तरह से बोल रही हैं हम आपको सुनते जा रहे हैं, आप इतना बेहतरीन बोलती भी हैं बॉक्सिंग के साथ। जरा ये बताएं, बहन भाइयों पर कोई मुक्के शुक्के चल जाते हैं, कभी फायदा तो नहीं इस चीज़ का उठाया कि छोटे बहन भाई अगर कुछ बात कर रहे हैं तो एक मुक्का मारा वो चुप कर गए? नहीं, अव्वल तो नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग इसलिए थोड़ी सीखी है कि मैं घर में किसी पर पंचेस ट्राई करूं, बट इसलिए सीखी है कि मैं अपना डिफेंस कर सकूं और मैं बुरे वक्त में इन हालातों से लड़ सकूं। अच्छा, टाइटल भी बताएं, कौन सा टाइटल है जो जहन में है, जहां तक पहुंचना टारगेट है कि एक दिन ये मेडल, ये प्लेटफॉर्म, ये जगह मेरी होगी? मैं चाहती हूँ कि मोहम्मद अली क्लेयर ने 3 मोर चैम्पियनशिप की है ना, अगर मेरे साथ ताउन किया जाए तो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को गोल्ड ला के दूँगी और 5 मोर चैम्पियनशिप भी करूँगी, ट्रेनिंग अच्छी दी जाए तो मुझे। अच्छा, आप पढ़ क्या रही हैं? हमें थोड़ा सा ना पढ़ाई का भी बता दें, क्या पढ़ रही हैं? क्या सिर्फ बॉक्सर बनना है या पढ़ाई में भी एक्सेल करना है, कुछ और भी बनना चाहती हैं? जैसे हमारी बात हो रही थी हादिया से, तो हादिया ने कहा कि मैं सिंगर तो हूँ लेकिन मैंने डॉक्टर बनना है, क्या और भी कुछ आपके ख्वाब हैं? जी हाँ, मेरा एक ही ख्वाब है कि जिस पैमाने पे मैं खड़ी हूँ और बॉक्सिंग के अलावा मैं अपना तो मेरा कोई शौक़ नहीं है, बाकी स्टडी मैं ये चाहती हूँ कि बॉक्सिंग के साथ साथ मेरी स्टडी को भी मैं बरकरार रखूँ और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ कैमे गर्ल्स डिग्री कॉलेज की और मैं यही चाहती हूँ। और मैं अपनी सिस्टर है मेरी एक, मैं उसको भी यही कहना चाहती हूँ कि वो भी गेम अच्छा, मतलब अच्छी बॉक्सर थी, वो भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग करती थी, लेकिन कुछ उनको डर लगना शुरू हो गया था, उन्होंने डेवलप कर दिया, बट वो उनको मॉडल बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा उनका शौक़ भी मैं पूरा करूँगी। और मेरे बाबा और मामा का जो ख्वाब है और फैमिली मेम्बर्स का ख्वाब है, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरी फूफो की बेटी हैं और फूफो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मामा से बनती है, लेकिन फूफो की बेटी कहते हैं ना एक फ्रेंड भी होता है, फूफो की बेटी से मेरी ज़्यादा बनती है, सो उसका भी यही ख्वाब है कि मैं एक रेंजर्स के ड्रेस में रहूँ और लोग हर वक्त सलाम करते रहें। सो एक वक्त ऐसा भी आएगा जैसे लोग पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था। बिल्कुल से आलिया, लियारी में ऐसी क्या खास बात है? हमने देखा कि वहाँ से फुटबॉलर बच्चे निकले पूरी दुनिया में,
जूते नहीं थे बच्चों के पास, लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने बताया कि लियारी के बच्चे फुटबॉल खेलना जानते हैं। फिर बॉक्सर्स इतने बड़े बड़े हमारे पास पहले भी आए हैं, हुसैन शाह और बहुत सारे और ऐसे बॉक्सर्स हैं जो लियारी से हैं। तो लियारी में क्या ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से आपके घर में भी अब्बा भी फुटबॉलर हैं, बेटी बॉक्सर है? लियारी टैलेंट से भरपूर है, और लेकिन लियारी के बच्चों को डेवलप नहीं किया जाता, उनको आगे नहीं बढ़वाया जाता, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। मैं चाहती हूँ लियारी के, सिर्फ मुझे नहीं, लियारी के तमाम फुटबॉलर, बॉक्सर्स, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जाती है इसी तरह फुटबॉल और बॉक्सिंग को भी टाइम देना चाहिए, फुटबॉल और बॉक्सिंग को भी आगे करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ नाम तो कमा सके। बस वो बच्चे हैं उसी छोटी सी सोच में चल रहे हैं कि हाँ बस छोटा सा टूर्नामेंट खेलना है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी, जिस तरीके से आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं इस तरीके से फुटबॉल और बॉक्सिंग को भी सपोर्ट करें। और यहाँ तक कि मेरे बाबा भी कुछ अच्छे फुटबॉलर हैं, जहाँ प्लेयर्स की कमी होती है वहाँ मेरे बाबा रिंग में उतरते हैं। अगर आज मेरे बाबा की अच्छी सी जॉब होती और अच्छे से कुछ होता तो वो हमें अच्छे तरीके से सस्पेंड कर सके, अच्छे तरीके से वो चला सकते। और हाँ, मेरी जॉब है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, अभी तक मेरी सैलरी स्टार्ट नहीं है। सो अगर मेरे इस तरीके से मेरे बाबा हैं मजदूर, वो अगर कमा के आते तो हम खाना खाते हैं, और अगर नहीं कमा के आते तो हम फाका खुशी करके बैठे होते हैं। बिल्कुल ठीक है आलिया, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा, इतना बड़ा टैलेंट, और फरा वो किस तरीके से क्या मुश्किलात हैं वो तो आलिया ने हमें ना आखिर में बताई हैं पार्ट में, कि जो मुश्किलात है, फिर भी कैसा जहन है कि वो कितना मतलब कि फोकस्ड है, उसको पता है कि क्या मामलात हैं, और जो बच्चियों के हवाले से मैसेज हमें दे के गई है वो सबसे बड़ा मैसेज। मगर मैं उनकी आखिरी लाइन में उलझ के रह गई हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि उस इलाके में लियारी में ज़ाहिर है सिंध की हुकूमत है, गवर्नमेंट है, जो भी लोग हैं अरबाब इख्तियार, उनको टेकअप करना चाहिए ऐसे टैलेंट को जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, उनमें पोटेंशियल है। उनके ये मसाइल जो हैं ये फिर लुक आफ्टर होने चाहिए कि उनको इन मसाइल से का शिकार ना होना पड़े, इनसे निकल कर वो अपनी जो एबिलिटी और काबिलियत है उसके मुताबिक परफॉर्म कर सकें, डिलीवर कर सकें। इसका फ़ायदा हमेशा मुल्क कौम को होता है। बिल्कुल, मुल्क कौम को फ़ायदा होगा। ऐसे बच्चों को जो है इनकी तरफ देखें और सिर्फ देख के क्लैप ना करें। हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, हुकूमत को अपना काम करना चाहिए कि ऐसे बच्चे वही जगह, वही मकाम हासिल कर सकें जो सरहद पार जो है बच्चे हासिल कर रहे हैं, क्योंकि टैलेंट वहाँ पर भी है, टैलेंट यहाँ पर भी है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं वो हमारे बच्चों को नहीं मिलते। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस बारे में भी सोचेगी। और फराज, जाते जाते और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ खाने पीने की बात करें। मैं वही देख रही थी कि हमजा इतनी देर से खाने का जिक्र ना हो और प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, तो क्या खिला रहे हैं आज आप हमें? आज हम आपको, मैं भी दिखा ही रहा हूँ मैं किधर खिला रहा हूँ, लेकिन चलें आपको खिलाएंगे भी, और आपने तो यकीनन खाया भी होगा। गुजरांवाला में ना रवायती खानों का जो है वो दौर अब कुछ पुराना होता जा रहा है। वैसे तो बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन अब नई चीज़ें और मुख्तलिफ चीज़ों को गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो ट्राई भी कर रहे हैं। दूर दूर से लोग, अब अरबी डिश है हरीसा, जिससे नाश्ता करने आते हैं। अब आपने पाए, बोंग, ये कश्मीरी नहीं था हरीसा? नहीं, अरबी था। अच्छा, ओके, सॉरी, मैं खाने के मामले में आई एम नॉट एन अथॉरिटी। अच्छा, चलें इस डिश को कैसे तैयार किया जाता है। जुहेब रिजवी वहाँ पर मौजूद हैं, जुहेब से जानते हैं, जुहेब हमें दिखाएंगे, जुहेब खुद खाएंगे। जुहेब, खैर बताएं इसमें ऐसा क्या फेमस है, ऐसी क्या चीज़ है कि लोग दूर दूर से आते हैं? जी बिल्कुल, गुजरांवाला खाबों के नाम से जाने वाला शहर है, और रवायती जो खाने यहाँ पर वो तो बहुत आपने सुने होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ अरबी डिश की जिसका नाम हरीसा है, जिसको छोटे गोश्त से तैयार किया जाता है और ये देसी घी में बनती है। हमारे साथ यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस डिश को किस तरह तैयार किया जाता है और कौन से मसाला जात इसमें डाले जाते हैं। जी बताइएगा, ये कौन सी डिश है, कहाँ से बनी और क्या क्या इसमें तैयार किया? जी, ये अरबी डिश है अरब ममालिक की, और ये गंदम और छोटे गोश्त से तैयार किया जाता है। इसमें आयल, जैतून और मसाला जात डाले जाते हैं। जी, जैसे आपने बात सुनी, इनका कहना है कि ख़ास तौर पे इसको जैतून और छोटे गोश्त से बनाया जाता है, और ये ना ही सिर्फ खाने के लिए लजीज है बल्कि ये काफ़ी सर्दियों के लिए मुफीद भी है। काफ़ी दूर दूर से शहरी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और इनका जो हरीसा है वो ट्राई करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जोएब, बहुत शुक्रिया। आप हमें जो है ये अरबी डिश जो थी हरीसे की वो दिखा रहे थे कि कितने दूर दूर से लोग आते हैं, और यकीनन ये मज़े की डिश है। और आज जिक्र करेंगे एक ऐसे मुदब्बिर सियासतदान का जिनकी शख्सियत जो है वो सादगी की अपनी मिसाल थी। काजी हुसैन अहमद, जिनका शुमार उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने सियासत में एक नई सादगी को, एक नई चीज़ को मुतारिफ करवाया। उनकी जमात ने मुसलसल 22 साल अमीर रखा, लेकिन हमजा ये 2 कमरों के फ्लैट में रहते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी ज़िंदगी पर, इनकी जो सियासी जद्दोजहद है उसके ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको दिखाएंगे। आज 8वीं बरसी उनकी मनाई जा रही है।
मुतब्बिर सियासतदान काजी हुसैन अहमद को दुनिया से कूच किए 8 साल बीत गए, मगर वो आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। काजी हुसैन अहमद 1938 को नौशहरा के गांव ज़ियारत काका साहिब में पैदा हुए। पेशावर यूनिवर्सिटी से जोग्राफिया में MSc की डिग्री हासिल की। जानजेब कॉलेज सैदुल शरीफ में बहसियत लेक्चरर 3 बरस तक पढ़ाते रहे। 1978 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल बने और 1987 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए। वो 22 साल तक जमात के मुंतखब अमीर रहे। 5 फरवरी का दिन जो पाकिस्तान के अंदर यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाता है, सरकारी तौर पे उसको अडॉप्ट किया गया है। ये दिन बुनियादी तौर पे काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसका आगाज़ किया था। काजी हुसैन अहमद 1985 और फिर 1992 में सेनेटर मुंतखब हुए। ताहम हुकूमती पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए बाद आज़ाद सेनेट से इस्तीफा दे दिया। 2002 के आम इंतखाबात में काजी हुसैन अहमद 2 हलकों से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। काजी हुसैन अहमद मजहबी जमातों को मुत्तहिद और इकट्ठा करने के लिए हमेशा मुतहर्रिक रहे। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, जो पाकिस्तान की तारीख में मजहबी जमातों के लिए इत्तेहाद का कामयाब तरीन तजर्बा था। MMA ने कौमी असम्बली में 68 नशिस्तें हासिल की और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई। वो 6 जनवरी 2013 को दुनिया से रहलत कर गए। मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए और हम इजाज़त चाहेंगे आपसे एक अच्छे दिन की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे